नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फीएलएस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्रेन एंड लिफ्टिंग सेफ्टी के बारे में। आज के समय कंस्ट्रक्शन साइटों पे बिना लिफ्टिंग के, बिना क्रेन के यूज़ के है, हमारे पास क्रेन, हाइड्रा, इन सब चीज़ों से उठाते हैं और तभी जाके कोई भी काम इरेक्शन का या हाइट वर्क का काम हो पाता है। तो इसमें बहुत सारे खतरे भी हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको ये क्रेन एंड लिफ्टिंग सेफ्टी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल सकती है। तो इसका टेबल ऑफ कंटेंट जो है, मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पे टाइम स्टैम्प है, उस टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर उस पार्ट पे पहुंच जाएंगे और आपको ये पूरा वीडियो जिस पार्ट को आपको समझना हो उस पार्ट को आप देख सकते हैं, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है मेजर कॉज ऑफ क्रेन एक्सीडेंट? जो क्रेन एक्सीडेंट होता है उसका मेन कारण होता है कॉन्टैक्ट विथ पावर लाइन। ऊपर में बहुत सारे पावर लाइन हैं, अगर बूम निकाल रहे हैं तो हो सकता है उस इलेक्ट्रिसिटी में टच हो जाए, वो इलेक्ट्रिक लाइन में टच हो जाए, जिसके चलते आपको इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। और क्या हो सकता है, ओवरटर्न हो सकता है, पलट सकता है, स्टेबिलिटी इशू हो सकता है उसका, और फॉल। उसके बाद मैकेनिकल फेलियर, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है हो सकता है कि वो सही ना हो, जिसके चलते वो फॉल हो सकता है। तो कुछ कारण हैं जिसके चलते एक्सीडेंट होता है, जैसे कि बूम और क्रेन कॉन्टैक्ट विद एनर्जाइज्ड पावर लाइन। नियरली 45% केसेस जो है ऐसा होता है। और अंडर द हुक लिफ्टिंग डिवाइस है, ओवरटर्न क्रेन्स है, ड्रॉप्ड लोड्स है, बूम कोलैप्स है, क्रशिंग बाय द काउंटर वेट है, और आउट ट्रिगर यूज एंड उसके बाद फॉल और रिगिंग फेलियर, ये सब एग्जाम्पल हैं जो कि ओसा के द्वारा रिकमेंड किया गया है। तो हाउ डू एक्सीडेंट अकर? So in addition to instability factor, communication and training, some cranes are not maintained properly nor inspected regularly to ensure safe operation. So lack of communication जो है एक पॉइंट है जिसके चलते एक्सीडेंट होता है। The point of operation is far distance from the crane and operator or not fully view of the operator. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, इनस्टेबिलिटी है, यानी कि अनसिक्योर लोड है या लोड कैपेसिटी बढ़ रहा है, या ग्राउंड नॉट लेवल ऑन द ग्राउंड जो है वो लेवल नहीं है या ज़्यादा सॉफ्ट है, जिसके क्या होगा, उसका आउट ट्रिगर उसमें धंस जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इनएडिक्वेट मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन अगर आप नहीं करते हैं तो हो सकता है स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है, या हाइड्रोलिक लीकेज के चलते फेल हो सकता है। क्रेन हैज़ार्ड, क्रेन हैज़ार्ड ये है कि इम्प्रॉपर लोड रेटिंग रहेगा तो क्या होगा, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। एक्सेसिव स्पीड अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इसके चलते भी एक्सीडेंट हो सकता है। नो प्रॉपर हैंड सिग्नल अगर देते हैं, तो हैंड सिग्नल अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तब भी एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी। इनएडिक्वेट इंस्पेक्शन है, मेंटेनेंस है, अगर नहीं करेंगे तो ये सब क्या है, हैज़ार्ड है। अनगार्डेड पार्ट है जिसके चलते किसी का हाथ फंस सकता है। अनगार्डेड स्विंग रेडियस, क्रेन को जब भी हम ऑपरेशनल में लेते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, पूरे एरिया को बैरिकेड कर देते हैं ताकि उसके जो है बीच में कोई नहीं आए, जिससे कॉस्ट इन बिटवीन इस तरह का केसेज नहीं होगा। वर्किंग टू क्लोज टू पावर लाइन, अगर बिजली का तार अगर पास में है तो क्या होगा, बूम टच हो सकता है, जिसके चलते एक्सीडेंट हो सकता है। सेफ्टी इक्विपमेंट नॉन फंक्शनिंग प्रॉपरली, वहाँ उसके जो SLI हैं, जो इंटरलॉक्स हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। सैटर्ड विंडो, यानी कि विंडो टूटे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं, तो ये भी एक कारण है एक्सीडेंट का। और नो स्टेप गार्डरेल वॉकवे अगर उसके ऊपर है, साथ में नो डैमेज बूम एंगल इंडिकेटर, बूम एंगल इंडिकेटर अच्छा नहीं है वहाँ पे। और नॉट यूजिंग इम्प्रॉपर आउट ट्रिगर पैड, पैड नहीं यूज़ करने से क्या होगा, वहाँ पे उसको एक स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, उसको एक हार्ड सरफेस नहीं मिलेगा। क्रेन हैज़ार्ड जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, डिफेक्टिव और डैमेज्ड सिब्स हैं, डैमेज्ड विंडो, पुअर विजिबिलिटी जिसके कारण होगी। यहाँ पे बूम एंगल इंडिकेटर जो है माल फंक्शनिंग और मिसिंग है। उसके बाद पुअर आउट ट्रिगर पैड अनस्टेबल ग्राउंड पे है, तो यहाँ पे एक पूरा बड़ा सा पैड होना चाहिए था, प्लेट का, आयरन प्लेट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे वुड है जो कि प्रॉपर नहीं है। तो कैसे प्लानिंग करेंगे बिफोर स्टार्टअप? तो सबसे पहले हम लोग को करना है लेवल द क्रेन और इंश्योर सपोर्ट सरफेस इज फर्म एंड एबल टू सपोर्ट द लोड। सेकेंड जो है, वहाँ पे कोई पावर लाइन हो, वहाँ पे कॉन्टैक्ट पावर लाइन ऑनर एंड डिटरमिन प्रिकॉशन। और आपको ये जानना है, नो द लोकेशन एंड वोल्टेज ऑफ ओवरहेड पावर लाइन, अगर कुछ पावर लाइन है तो ये आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टअप कि बेसिक क्रेन कैपेसिटीज़ क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, किस रेडियस तक ये जा सकता है, क्या बूम लेंथ होगा, और जॉब साइट रिस्ट्रिक्शन क्या है, मतलब कि इसकी मूवमेंट में क्या इशू आ सकती है, सच एज लोकेशन ऑफ पावर लाइन, अनस्टेबल सॉइल,
हाई विंड्स, तो आपको ये सब ख्याल रखना होगा। उसके बाद जो है मेक अदर पर्सनल अवेयर ऑफ होस्टिंग एक्टिविटीज़। आसपास अगर दूसरे भी लोग भी काम कर रहे हैं तो उसको होस्टिंग एक्टिविटी हो रहा है, वहाँ पे कुछ लिफ्टिंग हो रहा है, लोगों को पता होना चाहिए। बैरिकेड एरिया विद इन स्विंग रेडियस, तो जो उसका स्विंग रेडियस है उसको बैरिकेड नहीं करेंगे तो उस बीच में कोई आएगा उसको चोट लग सकता है। और इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन, क्रेन का मेंटेनेंस इंस्पेक्शन नहीं होगा तो कोई भी पार्ट उसका फेल हो सकता है, डिफेक्ट हो सकते हैं उसमें। और उसके बाद डिटरमिन सेफ एरिया टू अनलोड द मटेरियल और एक्चुअल प्लेस ऑफ इरेक्शन, तो आपको कहाँ अनलोड करना है, कौन सा एक्चुअल प्लेस है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब कि कहाँ से उठाना है, कहाँ रखना है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे वो कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए। तो कॉम्पिटेंट पर्सन आप जानते ही हैं, जिसके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग ये सब हो उसको कॉम्पिटेंट पर्सन बोलते हैं। तो इन टर्म ऑफ लिफ्टिंग में देखें तो जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो कैन ए पर्सन एसेस, प्लान ए लिफ्ट, सेलेक्ट, इंस्पेक्ट एंड इंस्टॉल द लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड एसेसरीज एंड कंप्लीट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट उसको भर पाए और उसको जानकारी उस सबकी होनी चाहिए, इंस्टॉलेशन का, इंस्पेक्शन का। और ही शुड हैव नेसेसरी प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब एक्चुअल में काम करने का नॉलेज होना चाहिए और उसके पास थ्योरी का नॉलेज तो होना ही चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ द इक्विपमेंट टू इनेबल हिम टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स, जो भी सेफ लिफ्टिंग को इफेक्ट कर सकता है उसके बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ब्रोकन ट्रैक है। अब अगर बात करें क्रेन एंड इट्स ऑपरेटर का, तो ऑल क्रेन मस्ट बी सर्टिफाइड बाय थर्ड पार्टी एनुअल बेसिस। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारा क्रेन को इंडिया की बात करें तो एनुअली जो है कॉम्पिटेंट पर्सन आके उसको सर्टिफाई करके जाते हैं, सर्टिफिकेट देके जाते हैं। तो उस तरह थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होनी चाहिए और जहाँ भी ऐसा नहीं है तो थर्ड पार्टी कर सकते हैं। तो ऑपरेटर मस्ट होल्ड ए करेंट वैलिड सर्टिफिकेट टू ऑपरेट असाइंड इक्विपमेंट, उसके पास तो एक लाइसेंस होना ही चाहिए, एक सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी उसका भी सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। और क्रेन ऑपरेटर शैल टेस्टेड द कॉम्पिटेंसी बाय क्लाइंट और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्रेन ऑपरेटर का तो गवर्नमेंट या वहाँ जो भी क्लाइंट है वो तो चेक करेगा ही। साथ में क्रेन ऑपरेटर मैनुअल इन इंग्लिश मस्ट बी मेड अवेलेबल इन ऑपरेटर कैबिन, तो हमेशा एक उसका मैनुअल क्रेन का रहना चाहिए केबिन के अंदर। और ऑल क्रेन मस्ट बी फिटेड विथ एंटी टू ब्लॉक डिवाइस। ये एंटी टू ब्लॉक डिवाइस होता क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि हुक ऊपर की तरफ जाता है तो उसको क्या है कि सीलिंग खींचता है, तो ये दोनों जाके बूम और हुक जाके एक टच होते हैं। अगर ये एंटी टू ब्लॉक नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये दोनों टकराएंगे और ये खींचता रहेगा तो ये टूट जाएगा। तो इससे क्या है कि सेफ्टी नहीं रहा। तो इसके लिए एंटी, जैसे ही पास जाएगा ना तो एंटी टू ब्लॉक डिवाइस जो है इसको होस्ट को बंद कर देगा, मतलब ये दोनों टकराएगा नहीं। इसी को बोलते हैं एंटी टू ब्लॉक। ऑल ऑपरेटर मस्ट बी ट्रेन एंड कन्वर्सेंट विद द फॉलोइंग। क्या है, पहला द सेफ ऑपरेशन ऑफ द मशीन के बारे में पता होना चाहिए। लोकेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ऑल सेफ्टी बैकअप सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोड चार्ट होना चाहिए। साथ में कैपेबिलिटीज़ ऑफ मशीन इन ऑल अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस पता होना चाहिए। और एनी पिक्यूलरिटीज़ पर्टेनिंग टू द मशीन, और कुछ इस तरह की बात है, कोई पिक्यूलर साउंड इस तरह का कुछ आ रहा है, मतलब अजीब तरह का कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए। और नो ऑपरेटर विल बी परमिटेड टू ऑपरेट ए मशीन फॉर विच ही इज़ नॉट ट्रेन एक्सेप्ट ही इज़ सेइंग ही इज़ गिविंग एडिक्वेट ट्रेनिंग ऑन द मशीन। हर ऑपरेटर को एक कोई खास मशीन चलाता है तो सारे मशीन को चलाने के लिए नहीं देना चाहिए, और अगर जिसके बारे में जानकारी नहीं है तो सबसे पहले ट्रेनिंग दें, और एडिक्वेट ट्रेनिंग हो तो वो चला सकता है, अदरवाइज वो नहीं चलाना चाहिए। क्रेन की शुड नॉट बी लेफ्ट बाय द ऑपरेटर वेन एवर ही लीव्स द क्रेन केबिन, यानी कि चाबी छोड़ना नहीं है वहाँ पे, वो हमेशा अपने पास रखना है। ऑपरेटर शुड नॉट लीव द क्रेन विद द स्टील लोड हैंगिंग और नॉट एट फिक्स्ड, कहीं भी लोड को हैंग करके ऑपरेटर को वहाँ से नहीं जाना चाहिए। व्हाट टू इंस्पेक्ट, क्या इंस्पेक्ट करना है, अगर एक क्रेन है, ये लिफ्टिंग इक्विपमेंट है तो उसमें क्या इंस्पेक्ट करना है। तो इंस्पेक्ट करने के लिए आपको ये करना है, सबसे पहले करेक्ट एयर प्रेशर, नो लीक होना चाहिए उसमें, और उसके बाद उसकी टायर प्रॉपरली इन्फ्लेटेड है, हवा है कि नहीं, ये चेक करना चाहिए। साथ में क्लियरेंस फ्रॉम टेल स्विंग, पीछे जहाँ वो घूमेगा तो उसके आसपास में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है जिसके चलते वो जाके वहाँ पे धक्का लग जाए उसमें, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और वायर रोप वियर, जो भी उसके वायर रोप है उसमें कोई किस तरह का वियर है, घिस तो नहीं गया है, टूट तो नहीं गया है, ये चेक करना है। फिजिकल डैमेज टू क्रेन, क्रेन को कोई फिजिकली डैमेज तो नहीं है, और साथ में कोई लूज और मिसिंग हार्डवेयर तो नहीं है, जैसे कि नट और बोल्ट वहाँ पे ऐसा कुछ है क्या। फ्लूइड लीक आपको चेक करना है। अदर्स एज पर क्रेन चेकलिस्ट, क्रेन चेकलिस्ट रहता है उसमें जो जो पॉइंट है वो चेक करना पड़ता है।
जैसे कि आप देख रहे हैं एक क्रेन का चेकलिस्ट है और ये लगभग इसमें 24 पॉइंट्स हैं। तो ये 24 पॉइंट्स को आपको यस नो करना है और अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट अप्लीकेबल नहीं है देन यू कैन राइट नॉट अप्लीकेबल NA। तो क्या चेक करना होता है, आप वायर रोप में देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रोकन स्ट्रैंड्स हैं और यहाँ पे आप क्या हुआ है, क्रस्ड रोप हो गया, ये क्रश हो गया, टूटा नहीं है बट ये क्रश हो गया। तो इससे क्या है कि डैमेज्ड वायर रोप मस्ट बी टेकन आउट ऑफ सर्विस, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, जब लिफ्टिंग करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे आप वेब सीलिंग ये देख रहे हैं और ये वेब सीलिंग जो है डैमेज है, क्योंकि इसके जो फाइबर्स, इसके जो थ्रेड्स हैं, इसके जो फाइबर्स हैं ये टूट गए हैं। तो डैमेज्ड वेब सीलिंग मस्ट बी टेकन आउट ऑफ सर्विस। लोड कैपेसिटी और स्पीड वार्निंग। लोड कैपेसिटी स्पीड वार्निंग, जैसे कि आप देखेंगे कि क्रेन के मैनुअल में लिखा रहता है कि वो कितना लोड उठा सकता है, किस रेडियस पे, किस बूम लेंथ पे, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि ऑपरेटर कैन सी द रेटेड लोड कैपेसिटी। ओवर रेटिंग स्पीड उसको पता होनी चाहिए, ऑपरेटिंग स्पीड उसको पता होना चाहिए। स्पेशल हैज़र्ड वार्निंग और इंस्ट्रक्शन कोई है तो उसको पता होना चाहिए जो मैनुअल में लिखा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं ये क्रेन के केबिन में मैनुअल इस तरह के लगे होते हैं, तो उसमें वो सारा इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है। अब आप जानते हैं लोड मोमेंट इंडिकेटर, यानी कि ये लोड के मोमेंट को बताता है, या SLI भी कह सकते हैं, सेफ लोड इंडिकेटर। तो ये क्या होता है कि एक रेफर टू शिपिंग टिकट और अदर डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर लिफ्ट कैलकुलेटर आर करेक्ट। ये सब SLI वगैरह रहते हैं अंदर में। ये आपको बताते हैं कि कितना अभी रेडियस हो गया, कितना बूम लेंथ हो गया और इसकी क्या एंगल है, साथ में लोड, ये सब कुछ ये बताता है जैसा आप देख रहे हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो लोड है वो जो उसके लोड चार्ट में रेटिंग दी गई है उसी के बूम लेंथ में और लोड रेडियस में हो। कभी भी क्रेन के ऊपर जो लिखा रहता है कि ये इतना टन का है, मान लेते हैं 500 टन का है, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। ऐसा नहीं समझना है कि पूरा उसको हम कहीं भी उतना उठा सकते हैं, उसको आप उतना ही उठा सकते हैं जहाँ पे सबसे मिनिमम रेडियस हो और मिनिमम बूम लेंथ हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी रेटेड कैपेसिटी, उसके ऊपर जो लिखा रहता है। जैसे जैसे हम फर्दर आगे बढ़ेंगे ना तो उसकी कैपेसिटी घटती जाएगी। तो ऐसा नहीं समझना है कि कहीं भी जितना लोड उसके ऊपर लिखा हुआ है रेटेड कैपेसिटी उतना हम उठा सकते हैं। अब जो रेटेड लोड होता है कई चीज़ों से अफेक्टेड भी होता है, जैसे लोड लिमिटिंग फैक्टर जो है, अगर प्रॉपर लेवल पे नहीं होगा ना तो अफेक्टेड हो जाएगा। अगर विंड ज़्यादा है, हवा ज़्यादा है तो क्या होगा, उस पर एक्स्ट्रा लोड आएगा तो क्या होगा, उसकी कैपेसिटी अफेक्टेड होगी। तो ये आपको ध्यान देना है। साइड लोडिंग, आप क्या देखेंगे कि आपको 365 में कई जगह उठाने का अलाउड रहता है, लोड चार्ट में लिखा रहता है, कई जगह पे नहीं। तो साइड लोडिंग में क्या है, उसकी कैपेसिटी कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा वहाँ पे। और ऑन इट्स व्हील पे अगर उठा रहे हैं तो आप देखेंगे लोड चार्ट में लिखा रहता है व्हील पे उठाना है तो इतना उठा सकते हैं, आउट ट्रिगर एक्सटेंड करके उठाना है तो इतना उठा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी है तो उसकी कैपेसिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। लिफ्टिंग ओवर द साइड हो गया, साथ में यूज़ ऑफ एक्सटेंशन जीब एंड अदर अटैचमेंट। कई बार हम लोग हाइट बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा अटैचमेंट का यूज़ करते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या है, उसका जो कैपेसिटी है और कम होती जाएगी क्योंकि उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। साथ में जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, लिमिट्स ऑफ वायर रोप, सीलिंग एंड लिफ्टिंग डिवाइस। वायर रोप की भी कुछ लिमिटेशन होते हैं, सीलिंग्स के भी कुछ लिमिटेशन होते हैं, साथ में लिफ्टिंग डिवाइस जो है उसी के से। तो देखना है सबसे जो वीक होगा वो तो वहीं से टूटेगा, तो जो सबसे वीक है उसी का स्ट्रेंथ जो है उसकी कैपेबिलिटीज हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। क्रेन लिफ्टिंग प्रिंसिपल, तो क्रेन लिफ्टिंग प्रिंसिपल में आपको ये 4 चीज़ें जाननी होगी। एक तो आपका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि ऑब्जेक्ट के बीच में, जहाँ पे पूरा लोड जो है उसी पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो ये पेन है और इस पेन को अगर ऐसे उठाना है तो इसका देखो सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक इसको ई कर दें तो ये क्या होगा, ये हो नहीं रहा है, लेकिन इसको सेंटर पर अगर बांधे तो ये बैलेंस होगा। अभी देखो यहाँ पे ढक्कन इस साइड में है ना, तो लोड इधर जा रहा है, देखो जिधर गिरेगा मतलब उधर, देखो आप अभी ये बैलेंस हो गया। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हुई, बीच में है ना। यहाँ पे इसकी पूरी वेट जो है कंसंट्रेट होती है। तो ऐसी जगह इसी तरह का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। और लीवरेज प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे देखो आप यहाँ पे अगर इसका हिंज है तो इधर से दबाएंगे तो इसे सामान उठेगा है ना,
तो अगर आप यहाँ पे करेंगे और तो इसकी क्या होगा, ये बूम लेंथ ज़्यादा होगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे काउंटर वेट लगता है, तो इसको बोलते हैं लीवरेज प्रिंसिपल। स्टेबिलिटी क्या होता है कि ये स्टेबल रहने के लिए टॉपल ना हो, है ना, तो टॉपल नहीं होने के लिए स्टेबिलिटी निकालते हैं, यानी कि मोमेंटम इसका देखते हैं। और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ये पेन के ऊपर अगर यहाँ पे ज़्यादा लोड उठाएं तो एक ऐसा अगर ज़्यादा कर दे तो ये क्या होगा, ये ऐसे झुकेगा और क्या होगा, टूट जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। तो ये इसी के चलते जो है ना टॉपल होता है, क्रेन कोलैप्स होता है या उसकी स्ट्रक्चरल फेलियर होता है। तो ये सब क्रेन के लिफ्टिंग प्रिंसिपल्स हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कि लोड एग्जांपल 30 टन क्रेन है, विल लिफ्ट 30 टन एट 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर पिन ऑफ द क्रेन, और साथ में बेस्ड ऑन द लेवल सरफेस, नो विंड हो, हवा कुछ भी ना हो, आउट रिगर आर फुली एक्सटेंडेड हो, और एट 7.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर पिन विद द 25 मीटर बूम लेंथ द कैपेसिटी इज़ ओनली 6.8 टन। देख रहे हैं ना, जैसे 3 टन से 7.5 गए तो ये 30 टन का जो कैपेसिटी था वो कितना टन हो गया, तो 6.8 टन। तो जैसे जैसे बूम लेंथ बढ़ता जाएगा क्या होगा, कैपेसिटी घटती जाएगी। और एट 22.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर पिन द कैपेसिटी इज़ ओनली 2 टन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है बूम लेंथ, वैसे वैसे कैपेसिटी घटती जा रही है। क्रेन एक्सीडेंट देखते हैं जिसमें ओवरटर्न क्रेन हो गया था, जो कि परफॉर्मिंग लोडिंग ऑपरेशन ऑन ए पियर। ये एक क्रेन है और ये कोई सामान उठाने के लिए कोशिश कर रहा है, एक मेटल कंटेनर है, और उससे क्या होगा, उसमें इम्प्रॉपर स्लिंगिंग हुई, कम अच्छे से लोड कैलकुलेट नहीं हुआ, और साथ में इसका स्पीड जिसके चलते क्या हुआ, टिपलिंग थम्बलिंग ऑफ द क्रेन, एक्सीडेंट हुआ। जैसे आप देखिए फर्स्ट केस में ये लिफ्ट किया गया ये, और इसमें क्या हुआ, यहाँ पे फेल हो गया। अब क्या हुआ सेकेंड केस में, उसको फिर से, एक तो फेल हो गया, उसको फिर उठाने के लिए एक दूसरा क्रेन आया, और वहाँ भी यही हुई, लोड अच्छे से कैलकुलेट नहीं हुआ, स्टेबिलिटी नहीं बनी वहाँ पे, और बहुत हमको लगता है कि फास्ट उठाया गया, जिसके कारण जो है ये लिफ्टिंग के दौरान फिर से ये एक्सीडेंट हुआ, वो भी क्रेन टॉपल हो गया। तो आपने देखा कि अगर सही से हम लोग प्रॉपर स्लिंगिंग ना करें, कंप्यूटेशन ऑफ लोड वेट ना हो, और साथ में अगर स्पीड हम अच्छे से मेंटेन ना करें, तो ये क्या होता है, टॉपलिंग केस आपको देखने को मिलेगा। रिगिंग क्या होता है, जैसे कि रिगिंग जो करता है उसको हम रिगर बोलते हैं। तो किसी भी रिगिंग काम में, यानी कि रिगर को कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए काम में जब तक वो सक्सेसफुली उसका ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो, ट्रेनिंग कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट ना किया गया हो, वो कॉम्पिटेंट ना हो। कभी भी क्वालिफाइड रिगर को ही आपको डिप्लॉय करना है, और वो भी सुपरवाइज उसको करना है, उसको देखना है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि पिछले केस में देखा, एक्सीडेंट हुआ। सभी के पास एक गेट पास एक कुछ बैज होना चाहिए कि वो क्वालिफाइड रिगर है, ताकि अगर आप कुछ मॉनिटरिंग की जाए, चेकिंग की जाए, तो पता चलेगा हाँ ये रिगर ही लिफ्टिंग का काम कर रहा है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। रिगर को कभी भी जिस तरीके से सुरक्षित काम होता है वो सही करना चाहिए, कभी भी अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए। और कभी भी आप लिफ्टिंग कर रहे हैं तो एक लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए, और ये कंपनी टू कंपनी प्रोसीजर वेरी कर सकता है, बट मोर देन 40 टन, कई जगह पे ये 10 टन भी रहता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टन हो सकते हैं। तो कुछ क्रिटिकल जो लिफ्ट हैं या स्पेशल लिफ्ट बोल सकते हैं, ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट लिफ्ट है जिसको हम क्रिटिकल लिफ्ट बोलते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई है, लॉन्ग टू रीच है, 2 क्रेन्स का यूज हो रहा है, मोर देन 75% ऑफ द क्रेन कैपेसिटी में हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, या कहीं ऑपरेशनल पाइपलाइन गैस लाइन के ऊपर हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है, या आसपास में इलेक्ट्रिक लाइन है और वहाँ हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्रिटिकल लिफ्ट करना है। और इसके लिए लिफ्टिंग प्लान का होना, सारे कामों के लिए लिफ्टिंग का प्लान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग अच्छे से पता कर पाएँ कि क्या उसमें असुरक्षित है। और लिफ्टिंग प्लान बनाने से पहले से एक प्लानिंग हो जाता है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना काफ़ी कम हो जाता है। तो लिफ्टिंग प्लान आखिर होता क्या है, और इसमें लिफ्टिंग प्लान मस्ट इंक्लूड एज ए मिनिमम, लिफ्टिंग प्लान में क्या क्या होना चाहिए कि एक पोजीशन ऑफ आइटम टू बी लिफ्टेड एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट पिकअप एंड सेट डाउन, ये 2 पॉइंट उसमें होनी चाहिए। साथ में वेट एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइटम टू बी लिफ्ट, क्या उस लोड का वेट है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब लंबाई चौड़ाई, ये सब क्या है। साथ में रेडियस ऑफ लिफ्ट क्या होगा, मतलब कितनी दूरी से उसको लेके जाना है। और साथ में कैपेसिटी ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट एट ऑल स्टेजेस, मतलब यहाँ से उठा के और वहाँ तक लेके जा रहे हैं, तो ये इसके बीच में
जितना भी रेडियस बन रहा है उसके हर एक रेडियस पे, हर एक बूम लेंथ पे जो है उसकी कैपेसिटी पता होना चाहिए और लोड चार्ट अटैच होना चाहिए। साथ में डिटेल्स ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट लाइक जो उसमें लिफ्टिंग इक्विपमेंट साइकिल्स यूज होंगे, लिफ्टिंग बीम यूज होगा, उसका भी डिटेल्स उसमें होना चाहिए। और लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, जब लिफ्ट कर रहे हैं तो हम क्या करना क्या नहीं करना, या आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बूम लेंथ बढ़ाने में या रेडियस बढ़ाने में उसको रोकेगा, या कोई ऊपर में ओवरहेड लाइन है, ऐसा कुछ है क्या। साथ में ग्राउंड लोड, ग्राउंड पे कितना लोड आएगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ये सारी बातें जो है ना लिफ्टिंग प्लान में इंक्लूड होना चाहिए मिनिमम। इससे ज़्यादा और करे तो अच्छा है। रिगिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, रिगिंग रिगर्स करता है, और जो रिगर है, जो रिगिंग रिक्वायरमेंट है ये है कि ऑल सीलिंग और स्टील वायर शैल बी केप्ट इन गुड कंडीशन। जितना भी आप देख रहे हैं लिफ्टिंग गियर्स अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। और डैमेज वायर रोप और एनी लिफ्टिंग गियर मस्ट बी डिस्कार्डेड इमीडिएटली। अगर कुछ भी लग रहा है ख़राब है ना तो उसको काट के हटा दो, या उस पर रेड करके हटा दो। मैं तो बोलता हूँ काट के हटा दो, ना रहेगा ना यूज़ करेंगे। और ऑल रिगिंग इक्विपमेंट मस्ट हैव वैलिड टेस्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आप जानते हैं TPI होता है और उसका सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर नंबर भी लिखा रहता है जिसके ट्रैक करने की आसानी होती है, तो वो होना चाहिए। और ऑल रिगिंग गियर मस्ट बी इंस्पेक्टेड एंड रिकॉर्डेड ऑफ इंस्पेक्शन केप्ट कॉम्पिटेंट पर्सन एंड कलर कोडेड उसका होना चाहिए, ताकि दूर से ही देख के पता कर सकें। तो आने वाले समय में हम लोग कलर कोड देखते हैं। तो कलर कोड ये है, जैसे आप देख रहे हैं कि क्वार्टरली कलर कोड चेंज होता है, मतलब इसकी कलर जो है ना चेंज होता है, क्योंकि इस 3 महीने में ये सेफ है, चेक हो चुका है, ऐसा करके एक कलर हम डाल देंगे। ऐसा तो हर महीने ही चेक होता है, बट एवरी 3 मंथ पे कलर चेंज होता है। ये कलर कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। जैसे मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च में आपका वाइट, अप्रैल में जून में ये ग्रीन, जुलाई अगस्त सितंबर में ये ब्लू, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपका येलो। बट हर मंथ भी चेंज करेंगे। कई बार क्या होता है मंथ वाइज भी हम थोड़ा थोड़ा इसके प्लस में एक और कलर दे देते हैं। कई जगह पे ऐसा प्रोसीजर भी रहता है। लेकिन हर 3 मंथ पे अगर कलर चेंज कर दे तो मान लेते हैं ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि अप्रैल मई जून के लिए में चेक हो चुका है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो प्री यूज चेक करना होता है, हर दिन चेक करना होता है, बट एक कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा जो है, जो वहाँ का सेफ्टी ऑफिसर है या जो वहाँ का कॉम्पिटेंट इंजीनियर है, वो चेक करता है ना, तो एक डिटेल्स चेक हो जाता है। बट जो यूज़र है, जो रिगर है, वो तो हर दिन चेक करता है, बट उसका कुछ प्रूफ नहीं रख पाता। प्री यूज चेक का कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं रहता है, कई जगह कंपनी में प्रोसीजर रहता भी है। और एनुअली जो चेक होता है उसका तो सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक तरीका है जिससे कि चलते पता किया जा सके कि इसकी इंस्पेक्शन हुई है और ये सही है यूज़ करने के लिए। तो इंस्पेक्शन एंड कलर कोडिंग शैल बी कंडक्टेड बाय रिगिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। जो कॉम्पिटेंट है, जिसको सीलिंग ये सब डिसाइकल ये सब का नॉलेज है, वही करेगा, बाकी लोग तो नहीं करेंगे। हैंड सिग्नल आपने देखा होगा, अगर हैंड सिग्नल प्रॉपर नहीं रहेगा तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा क्रेन ऑपरेटर को करना क्या है। तो ये आप देख रहे हैं इस पिक्चर में इलस्ट्रेट किया गया है कि साइन मस्ट बी पोस्टेड एट द जॉब साइट और दिस स्टैंडर्ड सिग्नल शैल बी यूज्ड बाय द रिगर एंड मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय द क्रेन ऑपरेटर। अब क्रेन ऑपरेटर और जो रिगर है दोनों के बीच में एक ही सिग्नल नहीं रहेगा, तो मान लेते हैं वो क्या बोल रहा है ऐसे, तो उसका मतलब वो समझ रहा है कि बूम निकालना है, तो फिर ये कह रहा है बूम अंदर करना है, वो समझ रहा है निकालना है, तो फिर वो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, है ना। अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं क्रेन का, उसके लिए अलग अलग सिग्नल हैं, और ये दोनों को पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये कुछ बोल रहा है और वो कुछ समझ रहा है, और इससे क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो कभी भी जो स्विंग एरिया है उसको बैरिकेड करना है, जो बैरिकेड अफेक्टेड एरिया, क्योंकि इससे भी इसमें बीच में कोई आ जाता है ना तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो स्टे आउट ऑफ द स्विंग रेडियस ऑफ द क्रेन एंड मेक श्योर देयर आर बैरियर गार्ड शोइंग स्विंग रेडियस। ये आप देख रहे हैं कुछ रिगिंग एंड स्लिंगिंग के कुछ क्या गलत है क्या सही है। यहाँ पे देखिए एक स्टेबल फुटिंग फॉर द आउट रिगर यहाँ पे नहीं है, ये है यहाँ पे एक प्लेट है, मजबूत प्लेट है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थोड़ा एरिया कम है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि ये सही है, एक पैड यूज़ किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी जो स्टेबिलिटी सही नहीं है, धंस गया है अंदर में। तो इस तरह से जब भी आउट रिगर का इस्तेमाल करेंगे ना तो एक स्टेबल फुटिंग जो है प्रोवाइड करेंगे। कभी भी लोड लिफ्ट करना है तो आपको टैग लाइन का यूज़ करना है, ताकि उसके लोड के मोमेंट को कंट्रोल किया जा सके। आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारा हाथ से इसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि हाथ से करेंगे तो हो सकता है आपके ऊपर ही गिर जाए। कभी भी एक बार लोड उठा लिए, सस्पेंडेड लोड के नीचे आपको खड़ा नहीं होना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक लोड उठाया जा रहा है जिसमें एक दूर से रस्सी बांधी गई है, एक आदमी पकड़ के रखा है। तो ये एक गुड प्रैक्टिस है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोड के नीचे ही रहेंगे तो कभी भी गिर सकता है और हमारी जान जा सकती है।
तो आपको टैग लाइन का यूज़ करना है। साथ में आप देख रहे हैं कि रिगिंग एंड स्लिंगिंग में कि चोकर हिच ऑन लूज मटेरियल यूज़ करना है। जैसे ये एक पाइप है, चोकर हिच नहीं यूज़ किया गया, इसमें बास्केट हिच यूज़ किया गया है। बास्केट है ना, तो ये क्या होगा, कभी भी ये सड़क के नीचे गिर सकता है, तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। जैसे आप देखो ये पाइप उठाया जा रहा है और इसमें बास्केट हिच का प्रयोग किया जा रहा है। बास्केट मतलब क्या होता है ना कि एक बोले तो ये एक बास्केट हिच है इस तरह का, एक बास्केट के जैसा जो है हिच है ना, इसी को बास्केट हिच बोलते हैं। और इसको बोलते हैं चोकर हिच। ये डबल चोकर हिच है ना, 2 बार लपेटा गया है। इससे क्या है, ये पाइप सड़क के गिरेगा नहीं। ये सिंगल है, ये डबल है। तो डबल होने से क्या है कि इसके ऊपर एक प्रेशर बनता है, इसको बांध के रखता है, पकड़ के रखता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप देखो ये पाइप की स्टॉक की गई है और इसमें किसी तरह का वेजेस का प्रयोग नहीं किया गया है, तो क्या होगा, सड़क के कभी भी किसी के ऊपर आ सकता है। और यहाँ पे देखिए इसको एक वेजेस का प्रयोग किया गया, जिससे क्या है ये कभी भी ऐसे रन नहीं होगा, मतलब ऐसे लुढ़केगा नहीं। तो कभी भी स्टॉकिंग में वेजेस का प्रयोग करना है। ये हमारे पास हुक है, हमने इसको आई बोल्ट में लाके फंसा दिया। अब ये क्या हुआ, प्रॉपर गया नहीं अंदर में, तो ये क्या होगा, इसकी हुक की कैपेसिटी भी कम हो गई और ये आई बोल्ट की कैपेसिटी भी कम हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए इसको प्रॉपर डिसाइकल लगा के और तब लगाया गया। अब यहाँ पे हुक के ऊपर ये इसकी कैपेसिटी पूरी होगी, क्योंकि अच्छे से अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे इसका 100% कैपेसिटी होता है और ये प्रॉपर लिफ्ट कर सकते हैं। तो ऑलवेज यूज़ ए साइकिल विथ एन आई बोल्ट। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया गया है। यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रॉपर तरीका नहीं है ये चेन ब्लॉक का यूज़ करने का। यहाँ देखिए इसके जो हुक हैं वो प्रॉपर नहीं लगे हुए हैं, एक राइट मेथड नहीं है। यहीं पे सीलिंग लगा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये आप देखिए इसको खींचने के लिए इस तरह से लगाया गया है, जो कि सही है। ये यहाँ पे होना चाहिए इसका लोड। और इसको आप देखिए, सिक्योर द ब्लॉक्स टू द एंकर पॉइंट ऑन द क्रेन, ये एक राइट मेथड नहीं है। ये देखिए कभी भी एंगल जो है ना मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है, ये 2 सीलिंग के बीच में। यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा है, जबकि मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है कि लेस देन 90 डिग्री होना है। तो यहाँ पे ये गलत है और ये यहाँ पे सही है, क्योंकि इससे क्या है ना कैपेसिटी कम हो जाता है और ये कैपेसिटी 90 डिग्री तक ही अलाउड करता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 2 सीलिंग के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे जो हुक है उसमें लैच नहीं है, तो कभी भी सीलिंग या जो लिफ्टिंग बेल्ट है, वेब सीलिंग बेल्ट है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जबकि इसमें आप देखिए लैच लगे हुए हैं, यानी कि अच्छे कंडीशन में है। यहाँ पे देखिए रिगिंग और स्लिंगिंग के बारे में कि यहाँ पे सॉफ्टनर लगे हुए हैं, मतलब कि ये क्या है, शार्प एज पे कट सकता है ना, तो इसके लिए यहाँ पे ये पाइप काट के लगे हुए हैं चारों कोन पे। तो इससे क्या है कि इसके जो सीलिंग है वो डैमेज नहीं होगा और ये अच्छे से बहुत लंबा चलेगा और इसकी कैपेसिटी भी कम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखिए पैकिंग लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो हमेशा यूज सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट द सीलिंग्स। रिगिंग एंड स्लिंगिंग में यूज सॉफ्टवेयर ऑन द लोड नॉट टू द सीलिंग, अदरवाइज डैमेज कांट बी सीन। कब देखिए यहाँ पे इसको बचने के लिए इसी के ऊपर क्या कर दिया, पूरा सॉफ्टवेयर लगा दिए, मतलब पूरी पैकिंग दे दी इसके ऊपर। अब आप यूज़ तो करोगे, चलो अंदर में कुछ टूटा है तो ये तो पता नहीं चलेगा ना, तो कभी भी इस तरह का प्रैक्टिस नहीं करना है। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह का प्रैक्टिस नहीं करना है, ये ठीक है क्योंकि लोड पे लगा है, न कि सीलिंग पे लगा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट सीलिंग को हुक में फंसाया गया है, मल्टीपल सीलिंग्स के आई को। तो ये एक राइट है क्योंकि डी साइकिल का यूज़ किया गया है। ये डायरेक्टली फंसाया गया तो ये रॉन्ग है, क्योंकि डू नॉट ओवर क्राउड ए हुक, यूज ए साइकिल। यहाँ पे देखिए आप सेम वही सिनेरियो जो मैंने दिखाया, ये रॉन्ग केस है, डू नॉट ओवर क्राउड द हुक, यूज साइकिल। और यहाँ पे ये गलत है और ये सही है। ये देखिए लोड उठा हुआ है, उसके नीचे एक आदमी खड़ा है। ये क्या है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, नेवर स्टैंड अंडर ए लोड। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोड भी उठाया जा रहा है और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के अंदर आदमी भी है। इसको देख पा रहे हैं, किसी भी जो रिगिंग और स्लिंगिंग है उसका एरिया बैरिकेड होना चाहिए, डिमार्केट करना है, क्योंकि अगर आप बैरिकेड नहीं करेंगे तो किसी को कैसे मालूम चलेगा उसके अंदर नहीं जाना है। जैसे आप देख रहे हैं कि कोई भी जो लोड है उसका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है उसके ऊपर हुक लगा होना चाहिए। नीचे लगेगा तो क्या होगा, वो टॉपल हो जाएगा, ऐसा पलट जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से लगाया जा रहा है, डायरेक्ट हुक लगाया जा रहा है, ये कभी भी निकल सकता है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। जबकि इसको ऐसे लगा के डी साइकिल लगा के तब उठाना, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कभी भी एक जब लिफ्टिंग होगा तो आपको क्रेन ऑपरेटर, रिगर या स्लिंगर बोलते हैं, रिगर, सिग्नल मैन वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि ये प्रॉपर लिफ्टिंग हो पाए। जैसे आप देख रहे हैं ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है और ये एक
गुड प्रैक्टिस है। कई बार ऐसा मत जैसे आप देखेंगे बैटेनिंग डाउन, ये आप कई बार ऐसा माना जाता है कि जो चोकर हिच है उसके ऊपर ऐसा हथौड़ा मारने से लोड अच्छे से पकड़ लेगा। कभी भी नेचुरल एंगल देखेंगे तो 120 बनता है, ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसको हैमरिंग करते हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड आता है जिसके चलते वो टूट सकता है। तो कभी भी आपको हैमरिंग इस तरह से नहीं करना है। जैसा कि आप जानते हैं कभी भी ऊपर में काम करना हो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मैन बास्केट का प्रयोग करते हैं, तो आपको इसके लिए परमिट आपको लेना है मैन बास्केट यूज़ करने के लिए। और उसके बाद ओनली अप्रूव्ड मैन बास्केट इज़ टू बी यूज्ड फॉर द लिफ्टिंग पर्सनल बाय द क्रेन। जो थर्ड पार्टी टीपीआई जिसका हुआ हो वही यूज़ करना है, यानी कि अप्रूव्ड होना चाहिए। साथ में क्रेन मस्ट हैव पॉजिटिव ड्राइव अप एंड डाउन। तो कभी भी क्रेन में पॉजिटिव ड्राइव होना चाहिए अप एंड डाउन करने के लिए, उसमें स्लिप ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और क्रेन मस्ट बी इक्विप्ड विथ ए फंक्शनल एंटी टू ब्लॉक डिवाइस। एंटी टू ब्लॉक के बारे में मैं बताया है कि दो ऐसा डिवाइस जो अगर बूम से ऐसे जाकर टकराए, जो पावर है वो बंद हो जाएगा, यानी कि इसके दोनों के बीच में कोलिजन नहीं होगी। तो ये खासकर जो हुक ब्लॉक होता है और जो ऊपर बूम है इसके बीच में टकराने से रोकता है। तो ये एंटी टू ब्लॉक डिवाइस होना चाहिए। और क्रेन मस्ट नॉट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ द रेडियस दैट रिड्यूस द क्रेन कैपेसिटी बाय मोर देन 50%। यानी कि जो लोड चार्ट में मेंशन है, मान लेते हैं कि अगर इस रेडियस पे लिखा है कि वहाँ पे 5 टन उठा सकता है, तो हम हमेशा 2.5 टन के अंदर ही रहना है, ऐसा रेडियस मेंटेन करके रखना है। ऑल साइकिल पिन मस्ट बी वेल सिक्योर्ड। सारे साइकिल पिन अच्छे से होने चाहिए। और साथ साथ में एडिशनल सीलिंग मस्ट बी अटैच टू द हेडेक बॉल एज ए लाइफ लाइन। अगर मान लेते हैं बाकी टूटता है तो हेडेक बॉल से एडिशनल जो है वो लगाना है, ताकि अगर टूटता भी है तो लाइफ लाइन रोक के रखे। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इसके डिज़ाइन पे आप जाएंगे तो ये वेल डिज़ाइन होना चाहिए, इसमें गार्डर लगे होने चाहिए। इसका जो दरवाज़ा है, इसका जो डोर है, हमेशा अंदर की तरफ ओपन होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। इसके डायमेंशन भी आप देख रहे हैं कि ये इसके गार्डर 42 इंच होनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ डिज़ाइन है मैन बास्केट का, वो तो मिनिमम फुलफिल वो करना ही है। अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो अप्रूव ही नहीं होगा। जैसा कि आप इस मैन बास्केट को देख रहे हैं, तो मैन बास्केट केज मस्ट नॉट बी यूज टू लिफ्ट पर्सनल एंड मटेरियल एट द सेम टाइम। अगर दोनों सामान और आदमी को एक साथ उठाएंगे तो हो सकता है सामान आदमी के ऊपर आ जाए, ऐसा अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एक तो लोड भी ज़्यादा होगा, और अगर लोड ज़्यादा भी ना हो तो एक साथ उठाएंगे दोनों टकरा सकते हैं अगर कुछ मूवमेंट होता है तो। ओनली 2 पर्सन आर टू बी लिफ्टेड इन ए मैन बास्केट। एक बार में 2 ही आदमी ऊपर जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। ऑल पर्सनल मस्ट वियर फुल बॉडी हार्नेस, और उसको फंसाने के लिए, एंकर करने की जगह भी होना चाहिए उसमें। ऑल सिग्नल मस्ट बी गिवन बाई ए क्वालिफाइड रिगर आइडेंटिफाई बाई ए जैकेट। मतलब क्वालिफाइड रिगर ही उसको सिग्नल देगा जो क्रेन ऑपरेटर है, और उसके लिए एक कुछ कलर कोडिंग करें, उसको स्पेशल जैकेट पहना दे ताकि वो पता चले कि हाँ वो रिगर है, उसी का सिग्नल लेना है। अगर दूर है तो रिगर की पहचान अलग तो होनी ही चाहिए। साथ में मैन बास्केट परमिट विल बी वैलिड ओनली फॉर 1 ऑपरेशन। एक बार में केवल एक काम करने के लिए परमिट लेना है, दूसरी बार लिफ्ट करना है तो फिर से आपको दूसरा परमिट लेना है। और आपको मैन बास्केट यूज़ करने से पहले एक ट्रायल लिफ्ट करना है। ट्रायल लिफ्ट विल बी फर्स्ट कंडक्टेड प्रायर टू एक्चुअल मैन बास्केट ऑपरेशन। यानी कि जहाँ पे लेके जाना है उसको पहले ट्रायल करके लेके जाएंगे, और फिर जो है अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आदमी को लेके जाएंगे। 1 बास्केट इज लिफ्टेड, पर्सनल आर नॉट अलाउड टू क्लाइम इन एंड आउट ऑफ इट। यानी कि जो बास्केट के अंदर हैं वो आपको क्लाइम करके बाहर अंदर नहीं आना है उसके अंदर से। एक बार उठा लिया गया तो उसके अंदर से आदमी कोई बाहर नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा एक समरी में, कि कभी भी आपको एक अनस्टेबल लोड, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग और इनएडिक्वेट मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन आर मेजर कंट्रीब्यूटर टू क्रेन एक्सीडेंट। तो हमने सीखा कि ये सब रीजन है एक्सीडेंट का। और क्या हमने सीखा कि ऑपरेटर और अदर वर्किंग इन एरिया कैन विक्टिम टू स्ट्रक बाई एंड कॉस्ट इन इंजरी। यानी कि जो ऑपरेटर है खासकर उसी को स्ट्रक यानी कि धक्का लगना, कॉस्ट इन दो के बीच में आ जाना, इस तरह का इंजरी होता है। और ये भी होता है कि कॉन्टैक्ट विथ पावर लाइन कॉज मैनी एक्सीडेंट। यानी कि क्रेन जब हम लोग लिफ्टिंग के लिए जाते हैं तो ऊपर में ओवरहेड पावर लाइन होता है जिसके टच में आने से एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। एक कॉम्पिटेंट पर्सन मस्ट इंस्पेक्ट ए क्रेन रेगुलरली टू इंश्योर इट इज़ ए प्रॉपर ऑर्डर। तो हमेशा क्रेन के जो कॉम्पिटेंट पर्सन हैं वही इंस्पेक्ट करेंगे क्रेन को,
और मैंने बताया ही कई तरह के इंस्पेक्शन होते हैं, प्री यूज चेक तो होते ही हैं, साथ में मंथली तो होता ही है, कलर कोडिंग होता है एवरी 3 मंथ पे, यानी चेक करके कलर कोडिंग होता है, साथ में एनुअली जो है वो थर्ड पार्टी आके करता है। तो कई लेवल के चेक्स हैं जो कि इंस्पेक्शन होता है इसका। प्लानिंग एंड ट्रेनिंग रिड्यूसेस एक्सीडेंट। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं तो एक्सीडेंट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमने सीखा इस पूरे सेशन में। तो लिफ्ट सेफली और लिव हैप्पीली। तो आई होप you will like this video. If you are new to my channel, kindly share, subscribe.